हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं। आज लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पढ़ रहे हैं और उसमें आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लिक्विड स्टेट और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड स्टेट की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको साइंस में मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और यदि इन चीज़ों को आप समझ पाए ना, यदि आपने समझ लिया तो आपको मज़ा आएगा, साइंस की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये तो आसान है, ये तो हमारी लाइफ में होता है। हम जैसे कपड़े सुखाते हैं, कपड़े कैसे सूखते हैं? इवेपोरेशन होता है। कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? किस तरह के एटमॉस्फेयर में जल्दी सूखेंगे? अर्थन पॉट में वाटर कूल क्यों होता है? हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? और इस तरह के बहुत सारे जनरल चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, हम उनको करते भी हैं, बट रीज़न नहीं पता है। तो रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट में। चलिए तो शुरू करें वीडियो को। उससे पहले एक बार सभी आप लोग इसको चैनल को अपने चैनल को, आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि सर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी है। और शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ, अदर स्कूल के बच्चों के साथ। जो आप किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा, उसको भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बहुत दूर तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? अभी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। आज मैं लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हाँ ठीक लगा मेथड की नहीं लगा। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनका शेप और वॉल्यूम, शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। शेप फिक्स नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है? और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। मास तो फिक्स रहेगा इस सब्सटेंस का। तो सिंपली हम कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप इज़ नॉट डेफिनेट, है ना? ऐसे लिक्विड्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लिक्विड्स कह सकते हैं। चलिए अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ लिक्विड्स में सॉलिड से कम होते हैं, इसलिए लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। सॉलिड में क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में गैप रहेगा। और थर्मल एनर्जी सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं, थोड़ा बहुत मोशन हल्का फुल्का सॉलिड से ज़्यादा यहाँ पे रहता है। समझ रहे हो बात? थर्मल एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा रहेगी, हायर देन सॉलिड्स, और यहाँ पे लेस देन सॉलिड्स। क्लियर है भाई? ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सॉलिड्स क्या हैं, क्यों हैं, लिक्विड्स क्या हैं और क्यों हैं, ये पता लग गया। लिक्विड ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है? कारण ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़। भाई लिक्विड्स की जर्नल प्रॉपर्टीज़। तो जर्नल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमने सॉलिड्स में डिस्कस किया था, वैसे ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला ही दिया हुआ है जर्नल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। तो अभी शेप तो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। रीज़न आपसे पूछा जाए, कारण पूछा जाए तो क्या बताओगे? कि लिक्विड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये फ्लूइडिटी भी शो करते हैं, बहते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है? इसीलिए लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस बर्तन में डालोगे, जैसे कंटेनर में डालोगे, इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर, बिकॉज वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पार्टिकल्स को रिजिड रख पाएँ, रिजिडिटी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है? बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा भाई? फिक्स्ड। जैसे कि 1 लीटर वाटर लिया हमने, फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर लिया, तो उस वाटर को चाहे आप किसी बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही, ठीक है?
यदि किसी दूसरे बर्तन में डालोगे, फॉर एग्जांपल किसी मग में डाल दिया तो मग की शेप ले लेगा, किसी बाल्टी में बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप लेगा, जिस भी बर्तन में डालें। कारण क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस इतने भी वीक नहीं है कि पार्टिकल्स वहाँ से एस्केप हो जाएं या फिर उनके जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। जो डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में रहेगा लिक्विड में वो मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। वो वाइब्रेट भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे, उनकी एवरेज डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, दूर दूर नहीं जाएंगे पार्टिकल्स। क्लियर है भी बात? तो शेप और वॉल्यूम का पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। इसके बाद डेंसिटी, सेकंड पॉइंट क्या है? डेंसिटी। आसान है बेटा, लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स से कम होती है। कारण लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है सॉलिड से, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा है उनकी बजाय। तो इक्वल वॉल्यूम यदि लेंगे सॉलिड और लिक्विड का तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, लेकिन जनरली ये रहेगा कि सॉलिड्स की डेंसिटी हाई रहेगी। हाँ, लिक्विड के अंदर डेंसिटी वेरी करती है। उसका कारण क्या है? जैसे मरकरी और वाटर का हम देखें तो मरकरी बहुत हैवी है, मरकरी जो है Hg और H2O। तो यदि हमने 1 ml ये लिया और 1 ml ये लिया, ठीक है, वॉल्यूम तो इक्वल ले रहे हैं, लेकिन मास इसका 13.6 टाइम्स आएगा। क्या है? मरकरी वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पे जो एटम्स हैं उनका मास ज़्यादा है, एटॉमिक मास भी हाई है उनका, बहुत ज़्यादा हाई है ना, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो इसलिए आप इस तरह से डेंसिटी का ध्यान रखना। मैं लिखूँगा नहीं ज़्यादा, आज आपको एक्सप्लेन करने पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो डेंसिटी लिक्विड्स की हाई होती है, रीज़न क्या है वही क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहे, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर, ठीक है भी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। हो सकता है कोई, चलो कोई नहीं, छोड़ो। कंप्रेसिबिलिटी, कई बार जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हेयर कटिंग थोड़ा ठीक करवा लो, ये ना थोड़ा वीडियो में आपके बाल टेढ़े मेढ़े दिखते हैं। मैंने कहा बेटा आपको पढ़ना है कि मेरे बाल देखने हैं, है कि नहीं? तो चलिए जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, पर हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तरीका अपना पढ़ने का अच्छा होना चाहिए, वो हमारा ठीक है और ठीक करते रहेंगे यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो। कंप्रेसिबिलिटी, अब लिक्विड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी। क्या रहेगी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दे रमन रुक नीरा लिखने से दे डू नॉट कंप्रेस, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। छोड़ो इसको, नहीं लिखूँगा आज। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट क्लोज है, फिर भी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। समझ रहे बात? खाली जगह, वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कंप्रेशन तभी पॉसिबल है जब गैप ज़्यादा हो। तो उनको थोड़ा, जैसे कहीं बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, 3 लोगों का सोफ़ा है, 2 बैठे हैं, तीसरा कोई आया तो कह रहे थोड़ा खिसकना उधर उधर हो ना, तो वो जब जगह है तभी तो होंगे। ऑलरेडी 3 बैठे हैं तो फोर्थ कैसे बैठेगा वहाँ पे? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? समझ गए? ठूस ठूस के नहीं भरना यहाँ पे, या फिर ये कहते हैं कि पहले से ठूस ठूस के भरे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है तो अब जगह नहीं है कि और ज़्यादा पास पास आ पाएँ। तो वही कारण है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सॉलिड से वीक है। क्लियर? बार बार वही बात घूम फिर के आएगी। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स का नॉर्मली क्या होता है? देखो, सॉलिड से तो लो रहेगा, सॉलिड से क्या रहेगा? लो रहेगा। कारण क्या है? कारण वही है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे सॉलिड से कम है, ठीक है ना। मेल्टिंग की डेफिनेशन तो आपको पता है, बॉइलिंग की डेफिनेशन भी आपको पता है। मेल्टिंग का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर क्या है? एट रूम टेम्परेचर एनी सब्सटेंस इज लिक्विड। उसको हम फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड है ना। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग, भी आएगा अभी आगे, बाय
फ्रीजिंग, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड कैसे बनता है भाई, H2O कब बनता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें तो लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉलिड को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना मेल्टिंग कहलाता है, समझ रहे हो। तो अब सॉलिड वाटर है एक तो, और एक हमारे पास आयरन का कोई टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, विच वन गेट्स मेल्ट इज क्विकली, तो आयरन जल्दी पिघल लेगा या बर्फ़ जल्दी पिघल लेगी। कारण क्या है कि वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो सॉलिड वाटर में वीक है, बहुत वीक है इन कंपैरिजन टू आयरन। समझ में आती है बात, तो ध्यान रखना है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, आप लिक्विड को हीट करें और गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट कर देना, वेपर फेज में, गैस स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। अब लिक्विड्स के लिए, अलग अलग लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। सभी लिक्विड्स एक ही टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या है, कोई आपसे पूछे कि भाई जैसे आप हथेली पे, एक हाथ पे पेट्रोल रखो, दूसरे हथेली पे आप रख लो थोड़ा वाटर, तो कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाएगा। कारण क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत कम है। उसको उड़ने के लिए, उसको लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए वो उसने हाथ से ली और फटाफट उड़ गया, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस हो सकता है जब वो सॉलिड फॉर्म में तब, या फिर जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। उसका रीज़न क्या रहेगा, ड्यू टू डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, अलग अलग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा अलग अलग लिक्विड्स में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा और हम डिस्कस करें, फ्लूइडिटी। क्या भाई, फ्लूइडिटी, तो लिक्विड्स लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी कह देते हैं। फ्लूइडिटी होती है लिक्विड्स में, लिक्विड्स बहते हैं, फ्लो करते हैं। यदि उनको किसी बर्तन से, जैसे हम गिलास को यदि टेढ़ा कर दें, गिरा दें, तो पानी फैल जाता है ना। क्यों फैलता है, फ्लूइडिटी का कारण क्या है, उसका कारण बता सकते हो भी, क्या कारण है उसका कारण, देखो मैं बताता हूँ। लिक्विड्स कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। इसका कारण ये है कि लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने कहा था ना अभी कि थर्मल एनर्जी, या फिर उसकी को हम कहें काइनेटिक एनर्जी, जितना थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनका मोशन ज़्यादा होगा। तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड स्टेट से, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ईजी है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ्यूज़न। क्या भाई, डिफ्यूज़न का लिटरल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूज़न, टर्म डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का जहाँ पे वो रखा है, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से जिधर वो नहीं है, जिधर कम है उस तरफ फैलना, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना किसी भी सब्सटेंस का इज़ नोन एज डिफ्यूज़न, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो। सॉलिड्स में तो डिफ्यूज़न नहीं होता, हमने डिस्कस किया था। लिक्विड्स में डिफ्यूज़न होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया है, उसमें वाटर भरा हुआ है, दूसरा बीकर लिया उसमें भी वाटर भरा हुआ है, तो फिर क्या अंतर है, अभी अंतर हम करेंगे। एक में हमने डाला एक ड्रॉप ऑफ इंक, ये क्या है, इंक, ब्लू इंक है मान लो। यहाँ पे हमने डाला हनी, ठीक है। अब क्या होगा, ये बहुत जल्दी फैल जाएगा पानी में, पूरे पानी के अंदर। इंक गेट्स स्प्रेड क्विकली थ्रू आउट द वॉल्यूम। शहद क्या होगा, धीरे धीरे जाके नीचे जमा हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और बहुत धीरे धीरे फैलेगा। कारण क्या है, अब कारण वही है कि इंक जल्दी स्प्रेड हुआ, क्विकली स्प्रेड हुआ। इसका मतलब इंक के पार्टिकल्स के बीच में, जिन पार्टिकल से वो इंक बनी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और लिक्विड के वो जो वाटर हमारा है उसके पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, मोशन में है, डिफ्यूज़न, वो खुद घूम रहे हैं मतलब, तो उनके साथ कोलिजन्स होंगे, इंक पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल से टकराएंगे और इधर उधर फैलते जाएंगे। इधर हनी क्या है, विस्कस है, गाढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हनी के पार्टिकल्स में ज़्यादा है वाटर पार्टिकल्स की तुलना में, तो वो नहीं चाहेगा पानी के साथ घुलना, करना तू हल्का है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे अंदर ताकत ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा हनी क्या करेगा, नीचे पड़ा रहेगा, धीरे धीरे घुलेगा, बहुत स्लो घुलेगा। कारण वही है सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस का, कि यहाँ पे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस है। तो बात समझ में आती है, डिफ्यूजन, लिक्विड्स डिफ्यूज़ करते हैं। हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट हो सकता है, कुछ लिक्विड्स फास्टली डिफ्यूज़ करते हैं, कुछ धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हैं। जो तेज़ी से डिफ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो धीरे कर रहे हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्लियर है भाई, याद रहेगा सभी को। चलिए, अब डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मैं लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अभी इसमें जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक दे रखा है कि हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव, वो जिंदा कैसे रहते हैं। मतलब जैसे एनिमल्स हैं, हम सांस लेते हैं तो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो एयर अंदर गया लेकिन लंग्स तक ही तो गया। अब लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड मतलब पूरे बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो थ्रू डिफ्यूज़न। क्या है वहाँ पे, डिफ्यूज़न होता है। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, फिर ब्लड उसको लेके जाता है जहाँ जिस सेल के पास, जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ उसको वो रिलीज़ कर देता है। वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में से उस सेल में या उधर डिफ्यूज़ हो जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स में लाता है, इसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं उसका एक रीज़न, और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिफ्यूज़न होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग मैंने बताई दी अभी आपको। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना। तो ये कैसे होता है भाई, कूलिंग होता है। जब आप किसी लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं, कूलिंग होता है। और कूलिंग में क्या होगा, देखो अभी मैंने कहा था ना कि लिक्विड स्टेट में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जब कूलिंग करते हैं तो हम हीट ही तो बाहर निकाल रहे हैं। आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, फ्रिज देखा होगा। फ्रिज जब हमारा ऑन है तो फ्रिज का जो बैक साइड है जिसमें वायरिंग लगी होती है उसको टच करके देखना, बहुत गर्म होती है। कारण क्या, वो कहाँ से क्या हो रहा है, वो अंदर जो सब्सटेंस हमने रखे उनके अंदर जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको निकाल के वो बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि उसको ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग हो रहा है। तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी घटेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ध्यान रखना, थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे के रिवर्स या अपोजिट होते हैं। यदि ये इंक्रीज होगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो जब हम कूलिंग करते हैं तो थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी घटती है, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाएंगे और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग अलग लिक्विड्स के लिए फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक, चले अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन। क्या बेटा, इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का सिंपल मीनिंग है कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर और ऑन बॉइलिंग, ऑन हीटिंग भी कह सकते हैं, और ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट में बदलना, उस लिक्विड के गैसेस, लिक्विड से जो गैस बनती है उसको वेपर कहते हैं हम। तो वेपर्स में कन्वर्ट होना एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कमरे का जो तापमान है वहीं पे अपने आप, या फिर थोड़ा बहुत हीट करें तब भी, तो हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इवेपोरेशन की डेफिनेशन हमारी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये होता कैसे है, इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेशन कह सकता हूँ कि हाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, है ना। देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं, चलते रहते हैं, सारे मैंने बताया। तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे हैं, ऊपर वाले ये भी इधर उधर भाग रहे हैं, और ऊपर इनके क्या है, एयर है ना। तो जब इनके कॉलिजन्स होते हैं, आपस में टक्कर होती है, तो उस समय एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। किसी पार्टिकल, जैसे दो पार्टिकल्स का कॉलिजन हुआ तो एक की एनर्जी डिक्रीज़ होगी, एक की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और किसी सरफेस वाले पार्टिकल की एनर्जी यदि थोड़ी सी बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद वो इतनी हो जाए कि जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो तोड़ पाए,
तो वो फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो गैस के साथ चला जाता है। मतलब इनसे नाता तोड़ के ऊपर वालों के साथ नाता बना लेता है। समझ रहे हो? जाएगा तभी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, तोड़ पाए। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, लिक्विड से कोई भी पार्टिकल जब गैस में कन्वर्ट होगा तो तभी, सबसे पहली बात तो हमेशा सरफेस से होगा। कहाँ से होगा? इवेपोरेशन कहाँ से होता है? सॉरी, सरफेस। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। कभी भी नीचे वाला पार्टिकल निकल के नहीं जाएगा सीधा, नो, जो सरफेस पे हैं वो जा सकते हैं। और वो कैसे जाएंगे? कोलिजन्स के दौरान कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो यदि कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी वो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, मैं 2-3 बार रिपीट कर दे, इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए, तो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से होगा। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं? तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो लिक्विड जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिन लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, उनका वेपर्स में कन्वर्ट होना डिफ़िकल्ट रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस लो टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, कुछ हाई पे हो जाते हैं, तो उसका कारण है उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, टेम्परेचर। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो टेम्परेचर देखो, ग्रेटर द टेम्परेचर, मोर विल बी काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड हेंस इवेपोरेशन विल बी मोर। जल्दी होगा, इजी होगा, क्विकली होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड्स। देखो मेरा मन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने को कर रहा है, तो आप भी जल्दी जल्दी सीखो, मज़ा आएगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड्स। अब एक बात सोचो, कपड़े सुखाते हैं हम, ड्राई करते हैं ना क्लॉथ्स को, तो यदि सारे कपड़े धो के एक बड़े कपड़े में या तो पोटली बना के रख दें किसी कोने में या किसी संदूक में पैक करके रख दें, तो क्या कपड़े सूखेंगे? नहीं ना। कपड़ों को हम हमेशा स्प्रेड करते हैं, जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना दूर दूर फैलाएंगे, उतना जल्दी सूख जाते हैं। कारण क्या है कि जितना सरफेस ज़्यादा मिलेगा, देखो मैंने अभी बताया था कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना, एक तो ये सरफेस है सिर्फ, तो यहाँ इतने से एक सरफेस एरिया इतना हो तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेपर्स ज़्यादा होगा। यहाँ इस सरफेस पे मान लो कितने 100 पार्टिकल्स हैं, इस सरफेस पे आ गए भाई 1000 पार्टिकल्स, तो 1000 पार्टिकल्स में से ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे 100 ही हैं तो 100 में से कुछ 50-60 हो जाएंगे, 1000 में से 500-700 होंगे। यदि और बड़ा होगा सरफेस एरिया तो और ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। मान लो यहाँ पे 3000 पार्टिकल्स सरफेस पे, तो 3000 में से फिर ज़्यादा चांस है कि पार्टिकल्स उड़ेंगे, क्योंकि वो टकराएंगे आपस में, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, और जिनकी ज़्यादा होगी वो भाग जाएंगे। तो इसलिए सरफेस एरिया ध्यान रखना, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सरफेस एरिया के बाद विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, इसका क्या रोल है भाई? देखो मान लो एक कपड़ा है छोटा सा मेरे हाथ में ना, ये है, अभी मैं इसको सुखाना चाह रहा हूँ, ड्राई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हवा नहीं चल रही है, तो क्या होगा, इस लिक्विड, इस कपड़े में से कुछ वेपर्स बनेंगे और इसके आसपास फैल जाएंगे, तो नए वेपर्स कम बनेंगे। जितना आसपास वेपर्स ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी, अभी नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी का भी है, तो एयर की स्पीड ज़्यादा, हवा तेज़ बह रही होगी, तो जो वेपर्स बनेंगे वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, दूर तक फैल जाएंगे ना, स्कैटर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि भाई सरफेस के आसपास, जैसे यही सरफेस है, इसके आसपास यदि वो वेपर पार्टिकल्स इकट्ठा ही रहे, तो ऊपर जो जाएंगे वो देखेंगे यार अभी तो और तेरे भाई चाचा ताऊ कोई ना कोई है इधर ना, अभी नहीं जाएंगे, देख लेंगे, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मतलब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, उनको स्पेस नहीं मिलेगा ऊपर से सारा, और यदि हट गए तो फिर ऊपर जगह खाली है, फ्री है, तो फिर इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है। ध्यान रखना है, विंड वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ेगा, हवा जितनी तेज़ होगी उतना ही सरफेस के आसपास वेपर पार्टिकल्स कम रहेंगे, तो नए वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एक फैक्टर इसका है क्या भाई, अभी जो बता रहा था मैं, ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी, आज मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना, मुझे पढ़ाने में भी लग रहा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। देखो कई बार हमने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए, एक तो जब गर्म हवाएं चल रही है, मौसम बिल्कुल शुष्क हो, है ना, तब कपड़े सुखाएं बाहर तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एक बारिश का मौसम जब ये होता है ना, अपना मॉनसून सीज़न होता है, उस समय कई बार बारिश लगातार होती रहती है, धूप तो नहीं निकलती, है ना, तो एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उस समय एयर के अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े सुखा भी देंगे तो क्या होगा, हवा के अंदर अब कपड़े से वाटर उड़ना चाहेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहेगा, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे वाटर पड़े हो जाएगा, यार तू क्या करेगा जाके, तू यहीं पड़ा रहे, या फिर वो एक दो जाएंगे तो कुछ और चिपक जाएंगे आके। तो इसलिए ह्यूमिडिटी का बहुत रोल है। ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम ह्यूमिडिटी कम रखें, तब हमारा प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉज ऑफ कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग का कारण है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े कोशिश करता हूँ मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन करने की। जैसे अभी हाथ बिल्कुल ड्राई है, इस पर थोड़ा सा वाटर डाल लेते हैं, अरे पानी, मतलब मान लो कि मैंने एक दो बूंद पानी की डाल दी। एक तो मैं ड्राई हैंड पे एयर ब्लो करता हूँ, और एक इस पर थोड़ा पानी लगाने के बाद, तो कब कूलिंग ज़्यादा लगती है, कब हमें ठंडा लगता है, स्वेटिंग होने के बाद, पसीना आने के बाद पंखे के नीचे बैठे तो ज़्यादा ठंडक लगती है। कारण क्या है, देखो वो जो लिक्विड है उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसको हम एक बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट स्पेलिंग देख लेना भी, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन में बताऊंगा अभी। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन तो नहीं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। चलो अभी मैं बताता हूँ उसको। तो क्या होता है कि जब लिक्विड सरफेस से उड़ेगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको उस नीचे वाले उसके साथी जो है ना, वो उसको पकड़ेंगे, अरे यार रुक बैठ, कहाँ जा रहा है। तो उन साथियों से छुटकारा पाने के लिए, मतलब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कहाँ से लेगा, उसी सरफेस से लेगा जिस सरफेस पे पड़ा है। जैसे स्किन है तो स्किन से कुछ एनर्जी लेगा और भाग जाएगा यहाँ से। तो जब वो उड़ेगा, यहाँ से हीट लेके जा रहे हैं ना, जो पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी वो सरफेस से ले रहे हैं। तो सरफेस की एनर्जी घटेगी, और सरफेस की एनर्जी घटेगी तो सरफेस ठंडा होगा। तो इसलिए इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग का कारण है। ठीक है, वो लेटेंट हीट वाला अलग चीज़ मैं बताऊँगा बाद में। तो इवेपोरेशन एक कारण है किसका, कूलिंग का, और इसकी वजह से मटके में पानी ठंडा होता है। अभी तुमसे कोई कहे कि भी मटके में पानी ठंडा होता है, तो देखो आंखों से दिखता नहीं होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि अर्थन पॉट में, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है। उसमें होते हैं बारीक बारीक होल्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं। उन पोर्स से लिक्विड आता है बाहर, पानी आता है बाहर सरफेस पे, और सरफेस से फिर होता है क्या, इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन होगा तो मटके की सतह ठंडी होगी, और सतह ठंडी होगी तो अंदर जो वाटर है वो भी धीरे धीरे कूल होता जाएगा। तो ध्यान रखना, इवेपोरेशन होता है सरफेस पे, मटके के सरफेस से पानी बाहर उन होल्स में से आके, और नए मटके में होल्स साफ़ होते हैं, इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वो गीला रहता है। जैसे जैसे मटका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उसमें डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स फंस जाते हैं, और वो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो फिर पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया इसका काम। इसके बाद दूसरा एक आता है कि भाई गर्मी के समय हम कपड़े जो पहनते हैं वो कॉटन के ही क्यों यूज़ करें, कॉटन क्लॉथ्स हमें ज़्यादा ठंडक देते हैं। वाई? तो कारण क्या है, एक तो देखो पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, आपने कपड़ा ऐसा पहना हुआ है कि वो मॉइस्चर को बाहर नहीं आने दे रहा, मॉइस्चर को चूस नहीं रहा, एक प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो जब तक सरफेस पे बाहर नहीं आएगा तो इवेपोरेशन भी नहीं होगा, समझ रहे हो। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पसीने को सोख लेते हैं और बाहर तक गीले हो जाते हैं, तो ऊपर वाली सरफेस से फिर वही इवेपोरेशन होगा। एक्स्ट्रा हीट वो उस कॉटन के कपड़े से लेके उड़ेंगे, कपड़ा स्किन के साथ टच में है, कॉन्टैक्ट में है, तो फिर हमारी स्किन का भी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। समझ रहे हो बात मेरी। तो ये हमारा हो गया इवेपोरेशन का। ठीक है, अभी बॉइलिंग पॉइंट की जब बात कर रहे थे, इससे पहले जब मैंने बताया था कि लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। पर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं, थोड़ा सा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स, फिर भी डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो किसी भी लिक्विड को मान लो हम हीट करना शुरू करें, बीकर इस तरह से लगा के ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, लेकिन ये क्लोज्ड कंटेनर हो यदि, तो ऊपर क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे, वेपर्स इकट्ठे होते जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं, उन वेपर्स का यदि हम नापें, क्या नापें? प्रेशर नापें, मेज़र करें, मैनोमीटर लगा के। क्या होता है? मैनोमीटर प्रेशर को मेज़र करने का डिवाइस होता है, उसमें मर्करी फील्ड होती है, भी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। पर फिलहाल इतना समझ लो कि यदि लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड से जो वेपर्स बन रहे हैं उनको यदि बंद बर्तन में हीट किया जाए तो उसके वेपर्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगला जो हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊँगा कि भाई गैसेस या वेपर्स प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं। तो यदि वो प्रेशर कितना हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बाहर का जो एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो प्योर वाटर का, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, प्योर लिक्विड हैज़ लोअर